सुप्रभात। प्रिय बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में हमने मृदुला सिन्हा जी के उपन्यास ज्यों मेहंदी को रंग की तात्विक समीक्षा भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत की। साथ ही उपन्यास की मूल समस्या और उद्देश्य पर भी विचार किया। आज हम इस उपन्यास के एक महत्वपूर्ण प्रश्न नामकरण की सार्थकता और उसकी विशेषताओं पर विचार करते हैं। पूर्व चिंतन में हमें ये ज्ञात हो गया है कि यह उपन्यास मृदुला जी के व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ होने के कारण भावनात्मक दृष्टि से दिव्यांगों की समस्या पर विचार किया गया, लिखा गया एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। समस्या और उसका सकारात्मक समाधान इस उपन्यास की मुख्य उपलब्धि है। यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीमदास जी का यह दोहा प्रचलित है और इसमें यह जो हमारे उपन्यास का शीर्षक है ज्यों मेहंदी को रंग, यह वाक्य आया है। जिस प्रकार से मेहंदी लगाने वाले को एक उपकारी के समान, जिसे वो मेहंदी लगाता है, जिसकी हथेली पर, उस पर उसका रंग अवश्य ही चढ़ता है। मेहंदी अपना रंग घोलने वाले पर भी छोड़ती है। इसी प्रकार से दिव्यांगों की समस्याओं पर और उसके शक्तिपूर्ण सफल प्रयास पर यह उपन्यास लिखा गया है। इसका नामकरण है, शीर्षक है ज्यों मेहंदी को रंग। सामाजिक समस्या है। वर्तमान काल में अनेक कारणों से विकलांगता की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ एक पात्र हैं दद्दाजी। इंग्लैंड में पढ़े, वहीं से डॉक्टरी पास की और विवाह भी वहीं किया, किंतु दुर्दैववश दुर्घटना में उनके पैर चले गए, कट गए। वे अस्पताल में बेसहारा पड़े रहते, किंतु परिवार का उन्हें कोई, पत्नी इत्यादि का कोई सहयोग नहीं मिला। खैर, समय के साथ उनकी चिकित्सा हुई, मन आहत हुआ, कृत्रिम पैर लगे और भारत आकर विकलांगों की सहायता सेवा की भावपूर्ण दृष्टि से उन्होंने हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर एक संस्था स्थापित की। यही इस उपन्यास की मूल घटना है और अन्य पात्रों को समकक्ष उपस्थित करते हुए यह उपन्यास अपने नामकरण की यथार्थ स्थिति तक पहुंचता है। प्रतीकात्मक घटना का यथार्थ से जुड़ा हुआ चित्रण होने के चलते इस उपन्यास का नाम भी प्रतीकात्मक है, ज्यों मेहंदी को रंग। जिस प्रकार से मेहंदी के रंग की स्थिति है। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं परिचय के बाद कि किसी भी रचना का नामकरण, टाइटल या शीर्षक जिसे हम कहते हैं,
उसके आधार क्या होते हैं? प्रथम, किसी रचना का नामकरण उसके प्रमुख पात्रों के आधार पर भी, नामकरण के नाम के आधार पर भी होता है, जैसे अमिता, निर्मला, ध्रुव स्वामिनी आदि। नंबर 2, रचना के नामकरण का आधार कभी कभी किसी विशेष घटना का केंद्र होने के कारण कोई स्थान भी हो जाता है, जैसे मुर्दों का टीला, सोमनाथ आदि। तृतीय आधार है किसी रचना की कोई विशेषता, कोई उद्देश्य लेकर कभी कोई विशिष्ट घटना या कोई प्रसंग, जैसे गोदान, गबन आदि। कभी कभी चमत्कारिक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए भी रचनाकार कुछ नाम रख देते हैं, जैसे क्या भूलूं, क्या याद करूं। प्रस्तुत उपन्यास पर विचार करते हुए हमें ज्ञात होता है कि सनातन मानवीय संवेदना की व्यंजना होने से इसमें चिर नूतन दृष्टि है। यह नामकरण हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नीति कवि रहीमदास जी के सूक्ति परक इस दोहे पर आधारित है, जो पाठ्यांतर से इस प्रकार भी है। वे नर रहीम नर धन्य है, पर उपकारी संग, बाटन बारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इस दोहे का आशय यही है कि व्यक्ति बिना याचना के अथवा बिना स्वार्थ के दूसरों का हित साधे तो उसका किए गए उपकार का प्रतिलाभ आनंद के रूप में उसे स्वतः ही मिल जाता है। उक्त दोहे का एक चरण अपनाकर लेखिका ने इस उपन्यास के शीर्षक का नामकरण किया है। प्रमुख पुरुष पात्र दद्दाजी स्वभावतः उपकारी थे और वह परोपकार, सेवा के भाव से, समर्पण से, त्याग से अपना सा अपनत्व लिए हुए करते थे। इस उपन्यास में इस नामकरण के विविध भाव इस प्रकार देखे जा सकते हैं। प्रथम, मेहंदी घिसने वाला एक व्यक्ति होता है, किंतु उसका उपयोग बहुत लोग करते हैं। एक व्यक्ति के श्रम से लाभ कईयों को मिलता है। जैसे हम इसे यूं समझ सकते हैं कि एक पेड़ बीज के रूप में जब एक व्यक्ति के द्वारा बोया जाता है तो उससे बड़े उस पेड़ के कालांतर में सघन वृक्ष बनने तक, छाया देने, फल देने के रूप में वह कईयों के लिए उपयोगी हो जाता है। दूसरा बिंदु, मेहंदी को जिस सिल पर पीसा जाता है, बांटने वाले को श्रम करना होता है और वह श्रम बड़ी निष्ठा के साथ कर्तव्य भाव से किया जाता है और उसका प्रतिफल संतोष लाभ के लिए होता है। तीसरा जो भाव है वह इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमारे अपने लिए तो सब जीते हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे निकट संबंधी, इनकी कुशलता की भावना तो सब में होती है। आहार, निद्रा, भय इत्यादि न्यूनतम स्तर का जीवन जीने वाला जीव भी, प्राणी भी इस प्रकार की इच्छा पूर्ति सहज कर सकता है, किंतु मनुष्य का जीवन स्वयं अपने लिए मात्र जीना नहीं है, दूसरों के लिए जिए, उनके दुख और सुख में
अपनत्व का भाव रखते हुए सुख को बढ़ाएं और दुख को घटाएं, यह भावना भी इसमें व्यक्त हुई है। अब लेते हैं नामकरण की प्रमुख विशेषताएं। नामकरण या शीर्षक बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं ही बहुत बड़ा लंबा होना चाहिए। आसानी से याद हो जाए, किसी विशेष भाव से, उक्ति से जुड़ा हुआ होने के कारण उसके प्रति हमारा संवेदनात्मक स्तर बहुत जुड़ाव लिए हुए हो। मेहंदी को मंगल का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दिव्यांगों के मंगल के का प्रकाशन इस शीर्षक से होता है। उपकार की भावना तो स्वतः सिद्ध है ही। यह नामकरण अति व्यंजनापूर्ण भी है और सांकेतिक भी है। उपन्यास में किसी भी पात्र के द्वारा मेहंदी के रंग की चर्चा नहीं की गई है। व्यंजना शब्द शक्ति से हम उस अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। रोचक है, कुतूहलवर्धक है, भावपूर्ण है। पाठक के मन में जिज्ञासा होती है कि ये जो मेहंदी को रंग शीर्षक से लेखिका क्या कहना चाहती है। पढ़ते पढ़ते, आगे बढ़ते बढ़ते पाठक को ज्ञात होने लगता है कि यह शीर्षक लेखिका ने बहुत सार्थक रखा है। इस नामकरण का भाव संपूर्ण उपन्यास में तथा इसके सभी प्रमुख पात्रों की निष्ठा में व्यक्त हुआ है। शालिनी, जिसके दुर्घटना में विवाह के तत्काल बाद ही पांव कट जाते हैं और उसके पति और उसके सास के द्वारा, परिजनों के द्वारा जो तिरस्कारपूर्ण व्यवहार उसके प्रति दिखाया जाता है, उससे वह कुछ समय टूटती भी है और कुछ उधेड़ बुन में भी पड़ती है और फिर उसके अंदर की शक्ति जागृत होती है और उसका संपर्क दद्दा जी से बनता है और उसका जीवन संवरने लगता है और स्वयं अपना ही नहीं, वह दूसरों के लिए भी पथ प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ती है। सारांशतः इस विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि इस उपन्यास का नामकरण पूर्णतया सार्थक है, औचित्यपूर्ण है और भाव धरातल पर संवेदना की शक्ति को जागृत करने वाला है। नामकरण की सभी विशेषताएं, कथानक का उद्देश्य, प्रतीक, समस्या और समाधान सभी इस ज्यों मेहंदी को रंग शीर्षक के अंदर गागर में सागरवत सिमट कर अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए हैं।